प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो पिछली कक्षा में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश उन दो शासकों की उपलब्धियों के बारे में पढ़ा था और आज हम उसी क्रम में उनके बाद का जो शासक होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। और इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में अपनी पुत्री रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो शासक बनी वो थी रज़िया, या जिसको रज़िया सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, जिसने भारत पे 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी 4 सालों तक शासन किया था। और इन 4 सालों में इसकी जो उपलब्धियां हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो जब रज़िया छोटी थी तभी से ही इल्तुतमिश ने उसको बिल्कुल जैसे पुत्र होते हैं, राजकुमार होते हैं, उसी प्रकार से उनको शिक्षा प्रदान की, कोई भेदभाव नहीं किया। जैसे कि युद्ध की शिक्षा उसको दी, पहले घुड़सवारी की शिक्षा भी उसको दी गई, इन सब में उसको निपुण बनाया गया। और जब ये शासक बनती है तब जो अमीर थे उन्होंने विद्रोह किया और इसको शासक नहीं मानते हुए और उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसको अपना शासक उन्होंने नियुक्त कर दिया। बाद में जब रज़िया और रुकनुद्दीन फिरोज शाह की सेना के मध्य युद्ध होता है तो उसके उपरांत रज़िया विजयी होती है और स्वयं दिल्ली की शासिका बनती है। तो यही था, रज़िया सुल्तान शासक बन गई। लेकिन शासक बनने के बाद भी बहुत सारे तुर्क अमीर ऐसे थे जो इसको शासक स्वीकार नहीं करते थे, तो उन्होंने इसके शासनकाल में बहुत सी अड़चनें डाली। तो ये सबसे पहले अमीरों का विद्रोह, क्योंकि वो तुर्क अमीर नहीं चाहते थे कि किसी मुस्लिम महिला के आदेश के ऊपर या मुस्लिम महिला के आगे वो अपना शीश से झुकाए। ये उनके लिए एक तरह से अपमान था। तो उन्होंने उस रज़िया को सुल्तान मानने से इनकार कर दिया और कैसे भी करके उसको शासक पद से हटाना था, उसका षड्यंत्र रचना उन्होंने शुरू किया। और इसी में ही हम ये पढ़ेंगे अगला जो है कि इस रज़िया ने साथ ही साथ जो प्रशासनिक परिवर्तन किए उसमें से एक था कि उसने सभी नियुक्तियां नहीं की, विश्वसनीय लोगों को अपने प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। और उसी में से ही एक व्यक्ति था याकूत। अगली जो घटना है और ये था याकूत अबिसिनिया, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है, वहां का हबसी। उस याकूत के प्रति विशेष प्रेम दर्शाते हुए उसने, हबसी था, कोई तुर्क नहीं था, उसको अमीर ए आखूर के पद पर नियुक्त कर दिया, जिसको हम इस नाम से जान सकते हैं अश्व साला का प्रधान। जो घुड़साला थी उसको प्रधान बना दिया। इस बात से जो तुर्क अमीर थे वो चिढ़ गए, क्योंकि तुर्क अमीरों को तो इस पद पे नियुक्त किया नहीं और उसके प्रति विशेष प्रेम रखती थी, क्यों ऐसा। तो तुर्क अमीर वो उससे चिढ़ गए और इसको किसी न किसी प्रकार से पद से या फिर उसके साथ उसकी जीवन लीला समाप्त करना चाहते थे रज़िया की, क्योंकि बहुत से तुर्क अमीर ऐसे थे जो चाहते थे कि रज़िया उनसे विवाह कर ले, जबकि वो याकूत एक अबिसिनियाई था, उसके प्रति विशेष लगाव रखती थी। याकूत को ये भी परमिशन थी कि वो जब चाहे 24 घंटे में जब भी चाहे वो रज़िया सुल्तान से मिल सकता था, जबकि अन्य कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, उनको अन्य किसी व्यक्ति को ऐसी अनुमति नहीं थी। इसी के अलावा रज़िया सुल्तान ने जो विद्रोह हुए थे कुछ एक, उनका दमन किया। और ये भी है कि सभी बस इसी कोशिश में थे कि उसको पद से हटाया जाए।
तो जो अमीर थे उन्होंने विद्रोह किया। उनमें से इसी को ही पढ़ते हैं कि एक तो था भटिंडा का जो सूबेदार था, अल्तूनिया, एक लाहौर का था कबीर खां। उन्होंने विद्रोह कर दिया रजिया के खिलाफ, और जब विद्रोह का दमन किया, लाहौर में विद्रोह का दमन करते हुए, और वहां से कबीर खां को पद से हटा दिया गया। फिर जब वो विद्रोह का दमन करने अपनी सेना के साथ षड्यंत्र पूर्वक, ये मान लीजिए कि अपनी सेना के साथ रजिया, अल्तूनिया जो भटिंडा पंजाब का गवर्नर था वहां पे विद्रोह का दमन करने जा रही थी, तो पहले से योजना तैयार थी। याकूत को सबसे पहले तो एक योजना बना करके षड्यंत्र के माध्यम से याकूत की हत्या कर दी गई। और जब रजिया भटिंडा पहुंची तो वहां पे अल्तूनिया और रजिया सुल्तान की सेना के मध्य युद्ध होता है। उस युद्ध में रजिया सुल्तान पराजित हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि रजिया को बंदी बना लिया जाता है, और अब दिल्ली में परिस्थितियां बदलती हैं। इससे अल्तूनिया का जो विशेष गॉडफादर था, मान लीजिए कि ऐतगिन दिल्ली में, उस तरफ उसकी मृत्यु हो जाती है। बहराम शाह उसकी हत्या करवा देता है। तुर्क अमीरों ने, जब रजिया दक्षिण में यहाँ पे पंजाब में आई हुई थी विद्रोह का दमन करने, तो तुर्क अमीरों ने क्या किया कि दिल्ली में बहराम शाह को शासक बना दिया। तो उसके उपरांत क्या होता है कि जब बहराम शाह दिल्ली का शासक बन गया और इस तरफ अल्तूनिया का शासक बनने की उम्मीद नहीं रही, तो इसने क्या किया कि रजिया से सलाह मशवरा करके, और उसके बाद में रजिया सुल्तान और अल्तूनिया ने विवाह कर लिया। और विवाह के उपरांत अपनी सेना सहित ये जब दिल्ली की ओर रवाना हुए, तो बहराम शाह की सेना से इनका युद्ध होता है, और उस युद्ध में अल्तूनिया और रजिया की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। फिर रजिया और अल्तूनिया भाग गए, वहां से भाग निकले। बाद में जो हिंदू लुटेरे थे उनके चुंगल में फंस गए, और हिंदू लुटेरों ने रजिया और अल्तूनिया की हत्या कर दी। तो इस प्रकार से एक जो महिला शासिका थी, हिंदुस्तान की प्रथम महिला शासिका, उसकी इस तरह से विपरीत परिस्थितियों में गलत तरीके से उसकी हत्या की जाती है। तो ये था रजिया सुल्तान, इसका जीवन काल। हाँ, ये बहुत ही काबिल थी। दरबार में रजिया सुल्तान जब उपस्थित होती तो पुरुषों की पोशाक पहनती थी, ये कोट और टोपी भी धारण करती थी। प्रथा प्रथा का इसने त्याग कर दिया। तो उस समय की मुस्लिम महिलाओं के लिए तो एक प्रकार से ये आदर्श थी। एल्फिंस्टन महोदय हैं, वो कहते हैं यदि रजिया महिला नहीं होती तो उसका नाम हिंदुस्तान के महान शासकों में लिया जाता, परंतु ये बदकिस्मती थी या उसके पतन का कारण था कि वो एक महिला थी। जलालुद्दीन याकूत था, उसके प्रति विशेष प्रेम भी उसके पतन का कारण बनता है। अब हम रजिया के बाद में जो महत्वपूर्ण शासक होता है बलबन, उसका अध्ययन करेंगे, जिसने 1265 ईस्वी से लेकर के 1286 ईस्वी तक, इन 20 सालों तक, 20-21 सालों तक हिंदुस्तान पर शासन किया। बलबन ये भी अपने प्रारंभिक जीवन में गुलाम ही था, लेकिन जब महमूद शाह शासक हुआ था, महमूद शाह जिसने 1245 से लेकर के 1266 ईस्वी तक शासन किया, उस महमूद शाह के शासनकाल में बलबन है वो सेनानायक बन गया। उलूग खां की उपाधि भी इसको दी गई बलबन को। और महमूद शाह तो बिल्कुल बेचारा भोला सा था, जो टोपी सीख करके, शासक होते हुए भी टोपी सीख करके और अपना गुजारा करता था कुरान के नियमों के अनुसार। तो बलबन ही एक तरह से वजीर बन गया और सारी शासन सत्ता अपने हाथ में उसने ले ली। महमूद शाह तो कठपुतली शासक बन गया। तो इस बलबन ने ही 20 सालों तक शासन किया, और जब महमूद शाह की मृत्यु हुई तो महमूद शाह की मृत्यु के उपरांत बलबन है वो स्वयं शासक
बन गया। 1266 ईस्वी में शासक बनने से पहले महमूद शाह के शासनकाल में इसने उलूग खां की उपाधि धारण की। नायब ए मुमलकत के नाम से उपाधि धारण करते हुए, पद धारण करते हुए सेना का भी पूर्ण रूप से इसने जो नियंत्रण है वो अपने हाथ में ले लिया। तो बलबन की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को हम कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। सबसे पहले सेना का पुनर्गठन। उसने क्या किया, जो उसकी सेना थी उसका पुनर्गठन उसने किया। लगभग 4.5 लाख जो सैनिक हैं उसकी सेना इसने बनाई। ये फिर उससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है। और उसका पुनर्गठन करते हुए एक तरह से मान लीजिए सेना का पुनर्गठन किया उसने और सैन्य विभाग को नाम दिया उसने दीवान ए आर्ज, और जिसका प्रमुख होता था दीवान आरिज ए मुमालिक, जैसे कि सेना का सेनापति होता है वो। और इसी में ही इसने सेना के पुनर्गठन के साथ ही अगला जो तरीका इसने अपनाया वो था रक्त और लोहे की नीति। यानी कि इसने अपने विरोधियों के दमन के लिए रक्त और लोह की नीति अपनाई। कुछ और एक शासक भी हुए दुनिया में भी जिन्होंने रक्त और लोह की नीति अपनाई, जिनमें से प्रमुख नाम भारत के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी है, और ये बलबन है। दुनिया के शासकों में बिस्मार्क है और गैरिबाल्डी है। ये तो रक्त और लोह की नीति से तात्पर्य ये है कि इसके जो भी विरोधी थे शासक बनने के पहले और शासक बनने के बाद, उन सबको छोड़ा नहीं इसने, उन सबको मौत के घाट उतार दिया। तलवार के बल पर उनकी गर्दन काट दी, तलवार से उनका रक्त बहा दिया। इसीलिए इसे रक्त और लोह की नीति के नाम से जाना जाता है। रक्त, लोहे की तलवार से रक्त बहाया इसने 20 सालों तक, 20 के 40 सालों तक की, 1245 या 46 से लेकर के और 1286 ईस्वी तक। अगला जो इसका उपलब्धि है वो है केंद्रीय शासन का पुनर्गठन। केंद्रीय शासन के पुनर्गठन में इसने क्या किया कि 4 मुख्य प्रशासनिक विभाग इसने बनाए। सबसे पहले जो वजीर होता था, प्रधानमंत्री, और फिर आरिज दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग, दीवान ए इंसा, शाही पत्राचार विभाग, एक होता था दीवान ए रसातल या रसालत, ये होता था विदेश विभाग। ये 4 विभाग इसने बनाए और इनको अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप दी। अब इसका अगला जो उपलब्धि है वो न्याय व्यवस्था। कठोर न्याय व्यवस्था इसने अपनाई और इसके जैसे न्याय देता था ना, तो शारीरिक दंड मुख्य रूप से दिए जाते, जिसमें अंग भंग करना है, खाल खींचना है, ये मुख्य थे। इसी के आगे अगली जो उपलब्धि है वो है गुप्तचर व्यवस्था।
गुप्तचर व्यवस्था ये था जिसमें गुप्तचर जो होता था उसको बरीद के नाम से जाना जाता था, यानी कि जो इसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे थे उन सब की जानकारी के लिए इसने गुप्तचर रखे। वो गुप्तचर भेष बदल करके होते थे। तो इससे क्या होता है कि गुप्तचर व्यवस्था से जो भी विरोधी होते हैं विरोध का पहले ही पता चल जाता है और समय रहते उसका दमन कर दिया जाता है। तो ये इसकी मुख्य उपलब्धियों में से एक थी कि बड़ी गुप्तचर व्यवस्था की इसने शुरुआत की। फिर एक और ये काम किया इसने, चालीसा गुट का दमन किया। चालीसा गुट का दमन, जिनकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। 40 जो प्रशासनिक दल था, लोगों का दल था जो प्रशासन संभालता था, उस दल को इसने समाप्त कर दिया और सारी सत्ता अपने हाथ में इसने ले ली। अगला जो कार्य किया इसने, दरबार में सिजदा और पाबोस जो प्रथा है उसकी शुरुआत की। सिजदा से मतलब होता है कि सिर झुका करके और सलाम करना। ये उसने दरबार में कोई व्यक्ति आएगा तो बलबन के सामने सिर झुका करके उसको सलाम करेगा। या फिर पाबोस, पाबोस का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति आएगा वो लेट करके इस सुल्तान के कदम चूमेगा। ये थी पाबोस प्रथा, वो भी इसने शुरू की। और इसी में ही हम ये जान सकते हैं कि उसने नौरोज, ईरानी त्योहार था जो 9 दिनों तक, ये जो दुर्गा पूजा होती है, नवरात्रि होते हैं, उस प्रकार से त्योहार मनाया जाता था जो 9 दिनों तक जारी रहता था। एक ये था कि इसने जो राजा था उसको देवत्व का अंश माना। इसने कहा कि राजत्व वो देवीय अंश है, राजा है उसको प्रजा पर शासन करने के लिए देवताओं ने भेजा है। देवताओं के बाद में सबसे बड़ा पद है तो बस राजा का ही है, राजा ही है। तो अपने आप को उसने देवताओं का प्रतिनिधि घोषित किया। तो ये थी बलबन और इसकी उपलब्धियां। इसके मूल्यांकन में हम ये जान सकते हैं कि ये दास से एक शासक बना, तो काबिलियत थी, कूटनीतिज्ञ था, पराक्रमी था, साहसी था, लेकिन क्रूर भी था साथ ही साथ। और इसने प्रशासन में कुछ सुधार किए। बलबन के बाद में अब हम इसके बाद में जो महत्वपूर्ण शासक बनता है सल्तनत काल में, उसका हम अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी तक शासन किया। 20 सालों तक इसने शासन किया अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसकी प्रारंभिक जानकारी ये है कि एक वो था, इसके पहले शासक जलालुद्दीन खिलजी। जब जलालुद्दीन खिलजी शासक था तो इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा ही था। जब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत से धन संपत्ति लूट करके लाया काफी सारी, तो उसने जलालुद्दीन को दिल्ली के बाहर शाम होने पर शिविर डाल लिया। अलाउद्दीन ने वहीं पर आमंत्रित किया और अंततः वहीं पर ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी तलवार घोंप करके, और फिर स्वयं दिल्ली का शासक बन गया। तो ये थी इसकी कहानी। अपने चाचा की हत्या करते हुए उसी के बाद में उसका उत्तराधिकारी बना, दिल्ली का शासक बन गया। इसकी उपलब्धियां जिसको हम एक एक करते हुए उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दो भागों में बांट लेते हैं उनको।
उत्तर भारत की विजय, उत्तर भारत पे जो इसने शानदार विजय स्थापित की थी, उसमें सबसे पहले गुजरात, गुजरात विजय। गुजरात में शासक था कर्ण बघेला, उसको पराजित करते हुए और गुजरात पर अधिकार कर लिया। गुजरात से ही इसने मलिक काफूर नामक व्यक्ति को दास के रूप में खरीदा और इस मलिक काफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की जो विजय थी उस विजयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सेनापति का कार्य इस मलिक काफूर ने किया था। गुजरात विजय के बाद इसकी जो दूसरी उपलब्धि थी वो थी रणथंभौर विजय। 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण करते हुए यहाँ पे शासक हम्मीरदेव था, उस हम्मीरदेव को पराजित करते हुए और रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। अगली जो उत्तर भारत की विजय थी वो थी चित्तौड़ विजय। 1303 ईस्वी में इस अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करते हुए और चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। और इस आक्रमण का एक कारण यह भी था रानी पद्मिनी, जिसकी सुंदरता उसने सुनी थी, तो उसको प्राप्त करने के लिए भी उसने आक्रमण किया। अंततः 8 महीने का घेरा ढाले रखा है, लेकिन इसको सफलता प्राप्त नहीं होती है। अंततः धोखे से जो रतन सिंह था उससे बस यही कहता है कि मेरे को एक बार रानी पद्मिनी का चेहरा चाहिए, उसकी परछाई ही दिखा दीजिए। तो वो बात मान गया रतन सिंह, और उसको जब परछाई दिखाई गई उसके बाद में एक जो सौभाग्यवश ये है कि उसको छोड़ने के लिए एक सम्मान स्वरूप कोई भी आता है अपने, तो हम उनको छोड़ने के लिए द्वार तक जाते हैं। तो उसी तरह से जो चित्तौड़ के दुर्ग का द्वार था, अंतिम द्वार, प्रथम द्वार, वहां तक राणा रतन सिंह जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी वहीं पर ही उस रतन सिंह को पकड़ करके और अपने साथ उसको ले गया। तो जो भी है, ये थी इसकी चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ के बाद में इसकी जो अगली विजय थी मालवा विजय 1305 ईस्वी में, और मालवा के बाद में उत्तर भारत में राजस्थान की जो विजय थी उसमें सिवाना व जालोर विजय 1311 ईस्वी में। तो ये थी अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजय। इसके बाद में जो क्रम जारी होता है वो है दक्षिण भारत की विजयों का। ये पहला शासक था सल्तनत काल का जो दक्षिण भारत में भी पहुंचा, दक्षिण भारत में भी आक्रमण करते हुए वहां से लूटपाट की और बहुत सारी धन संपत्ति प्राप्त की। दक्षिण विजय में इसने सबसे पहले देवगिरी, दूसरे नंबर पे तेलंगाना, फिर इसके बाद में होयसल, पांडेय है। इन 4 दक्षिण भारत के राज्यों पर इसने आक्रमण किया और आक्रमण करते हुए सबसे पहले देवगिरी, देवगिरी का शासक था रामचंद्र, उसके ऊपर आक्रमण किया और उसने रामचंद्र ने इसकी अधीनता मानना स्वीकार कर लिया और अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली दरबार में भी उपस्थित हुआ और बहुत सारे हीरे जवाहरातों के साथ उसको भेंट भी प्रदान की और इसके गले में तो जंजीर भी डाली गई थी सोने की, दासता का प्रतीक था वो। अगला जो विजय थी वो थी तेलंगाना वारंगल की, वहां का शासक था प्रताप रुद्रदेव। वहां पर जब इस अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, मलिक काफूर इसका सेनानायक था, तो वहां से इसने वहीं पर ही इसको जो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है वो यहीं से इसको प्राप्त होता है। होयसल राज्य, वीरबल्लाल शासक था वहां का। पांडेय राज्य, सुंदर पांडेय वहां का शासक था। चलो ये तो है अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर और दक्षिण भारत की विजय। इसके बाद जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं अलाउद्दीन खिलजी की वो हैं प्रशासनिक एवं
आर्थिक उपलब्धियां, जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी आदि के जाना जाता है। प्रशासनिक सुधारों में सबसे पहले था कि राजत्व का सिद्धांत या राजत्व का देवीय सिद्धांत। इसने अपने आप को बताया कि मेरे को तो देवताओं ने आप पे शासन करने के लिए भेजा है, देवताओं के बाद में सबसे बड़ा बस मैं ही हूं, देवताओं का प्रतिनिधि। दूसरा था जो भी तुर्क अमीर थे उन सब की शक्तियों का इसने दमन किया। जो भी इसका विरोधी था, अमीर, अमीर से मतलब ऐसे नहीं पैसे में अमीर, जो प्रशासनिक व्यक्ति थे प्रशासन में, वो उनका दमन किया उसने। फिर राजस्व लगान व्यवस्था लागू की। इसने पहला शासक था जिसने अपने साम्राज्य में नगद राजस्व प्राप्त किया। इसके पहले तो अन्न के रूप में भी राजस्व लिया जाता था, और इसने राजस्व भी 1/2 लागू कर दिया। पहले के शासकों में तो राजस्व कितना लागू था, सिर्फ 1/3 ही, इसने बढ़ाकर के आधा कर दिया। और लगान भी कठोरता से वसूल किया जाता था। सैनिक सुधार किए। पहला शासक था जिसने स्थायी सेना रखी, और स्थायी सेना के खर्चे के लिए इसने जो बाजार व्यवस्था थी वो लागू की थी। नगद वेतन दिया इसने सैनिकों को भी और अन्य प्रशासनिक व्यक्तियों को भी। दाग और हुलिया प्रथा, ये इसने अपने प्रशासन में सैनिक सेना में जब उनका प्रवेश किया जाता था तो उनका हुलिया नोट कर लिया जाता, ये सैनिक है, इसकी हाइट इतनी है, और घोड़े है, घोड़ा उसको दाग दिया जाता था ताकि उसको बदला नहीं जा सके। बाजार नियंत्रण व्यवस्था है। बाजार में इसने मूल्य निर्धारित कर दिए प्रत्येक वस्तुओं के, और कोई भी कम नहीं तोलेगा, कोई भी जमाखोरी नहीं करेगा, कोई भी मूल्य बढ़ा करके नहीं बेचेगा। उसके लिए इसने सहनाई मंडी और मुहत्सिब नामक जो बाजार नियंत्रण कर्मचारी थे उनकी नियुक्ति की। उल्लंघन करने पर कठोर सजा दी जाती, इतनी कठोर सजा कि जो व्यक्ति जितना कम तोलता तो उसके शरीर से उतना ही मांस निकाल लिया जाता तुरंत। तो इस वजह से, इतनी कठोरता की वजह से कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश नहीं करता। तो इसका सकारात्मक पक्ष ये पड़ा कि महंगाई बढ़ी नहीं, सस्ता हो गया। भ्रष्टाचार, मिलावट, इसके ऊपर रोक लगी। साथ ही साथ राज्य की अधिक से अधिक भूमि कृषि योग्य बनाई गई। मूल्यांकन में हम यही कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी की एक महान शासक था, सुधारक था, कूटनीतिज्ञ था। तो इस प्रकार से ये अपनी क्लास है, इसकी समाप्ति होती है। धन्यवाद।